अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। एंड एज आई से दैट दिस वुड बी द लास्ट शो, ये आखिरी दफ़ा अब मैं कह रही होंगी दैट दिस इज़ द एशिया कप 2023 स्पेशल, जहाँ पे हमने रिगरसली काम किया, दिन रात काम किया, चाहे मैच हो या ना हो हम आपके सामने हाजिर हुए। बट एशिया कप के इन 13 मैचेस को कवर करने में जितना शायद हमने इन्जॉय किया उतना आप लोगों ने भी इन्जॉय किया, और ये हम उम्मीद रखते हैं। मगर जिस तरह का कल हुआ फाइनल, वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, कि इतनी मेहनत और इतना बारिश, तो कभी ये मसला, तो कभी ग्राउंड स्टाफ, तो कभी कवर्स ऑन, तो कभी कवर्स ऑफ, बट इवेंचुअली जो फाइनल खेला गया दैट वाज जस्ट ऑफ मेयरली 6-7 ओवर के बाद ख़त्म कर दिया गया वो फाइनल। 51 रन्स का टारगेट जो इंडिया को कल अचीव करना था, 51 रन्स अचीव किए एंड दे बिकेम द चैंपियन ऑफ द एशिया कप। आज हमारा डिस्कशन पॉइंट ऑब्वियसली इतना सा तो फाइनल है, उससे ज़्यादा जो हमारी डिस्कशन होगी वो हमारी नज़र होगी टीम पाकिस्तान के ऊपर कि एशिया कप में टीम पाकिस्तान ने क्या पाया और क्या खोया, और बाकी टीम्स क्या क्या पाकर जा रही हैं। बिकॉज टीम इंडिया, क्योंकि वो फाइनल जीती है, सो टीम इंडिया ने क्या क्या हासिल किया इस एशिया कप 2023 से। एंड बिकॉज अगला पढ़ाओ द बिगेस्ट उसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही डिफरेंट होती है, बिकॉज हर 4 साल बाद आपको ये वर्ल्ड कप दिखता है, दी ODI वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप आपको हर 2 साल बाद, मगर अब तो रेगुलरली हर साल बाद ही लगातार दिख रहे थे बिकॉज ऑफ द कोविड लैप्स एंड एवरीथिंग। मगर ये जो वर्ल्ड कप होता है इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इसके ऊपर बात करेंगे, इससे डिस्कशन करेंगे, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या हमें आगे देखना चाहिए वर्ल्ड कप में, किस तरह जो है वो ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या स्क्वाड होगा, इस पे भी बात करेंगे। एंड देन इन दी एंड अपने शो के बिल्कुल इख्तिताम पे आप देखेंगे जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 का एक स्पेशल टीज़र कि फिर हम क्या एक दफ़ा फिर से आपके लिए लेकर आने वाले हैं। सो शुरू करते हैं आज की ये डिस्कशन, द लास्ट शो ऑफ एशिया कप 2023। मेरे साथ मौजूद है हमारी अपनी जोर का जोड़ की फैमिली, द क्लासी बैटर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद यूसुफ, द फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान मुश्ताक अहमद साहब, द वुमेन क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान टीम इरम जावेद, एंड नन अदर देन आवर ओन लाला हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो वंस अगैन। वालेकुम सलाम। और जिस तरह डिस्कशन हो रही है एशिया कप के हवाले से, एशिया कप का अख्ताम हो गया, एक इवेंट शुरू होता है, एक टूर्नामेंट शुरू होता है, बड़ी होप्स होती हैं, अपनी अपनी टीम से सारे फैंस दिल लगा लेते हैं कि आज क्या करेगी हमारी टीम, कल क्या करेगी हमारी टीम, कहाँ तक पहुँचेगी। ये सारे दिल हमने भी लगाए हुए थे, ये सारी गुफ्तगू हमने भी की थी। मगर यस, अ हार्ट ब्रेक फॉर द पाकिस्तानी फैंस, अ हार्ट ब्रेक फॉर द टीम जिसको जो फॉलो कर रहे थे। मगर पाकिस्तान के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस इसलिए रहेगा बिकॉज हार्ट ब्रेक तो हुआ क्योंकि हम बड़े कॉन्फिडेंटली आए थे इस एशिया कप में। मुशी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आई रियली इंजॉयड इट, ये एशिया कप की जितनी कवरेज थी, और मेरा ख्याल है जिस तरह यूसुफ, शाहिद, इरम, आप और जितना भी स्टाफ है वो रियली इंजॉयड इट। एक रूटीन, हाफिज़ इमरान से हमारे साथ बिल्कुल हम एक रूटीन में आ गए थे, एक मोमेंटम बना हुआ था, यू नो लाइक यू आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फीलिंग आ गई थी। तो बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं जीत सका। यू नो जो एक्सपेक्टेशन थी हम सब का, ये आफ्टर कैंडी के मैच के बाद ये लगता था कि ये कप पाकिस्तान ने ले आना है। यू नो इतने हमने अपने नारे मार दिए थे, बट हो जाता है, स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, हार जीत हो जाती है। यही कहूँगा कि एशिया कप में बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान को नज़र आई होंगी, बहुत दूसरी टीमों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चला होगा। पाकिस्तान को आई एम श्योर इन दिस टूर्नामेंट, ऑल्दो दे हैवंट प्लेड द बेस्ट क्रिकेट, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बिफोर द वर्ल्ड कप सम टाइम वर्ल्ड कप के लिए पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आई होंगी कि वहाँ पे क्या लैक किया उन्होंने, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, क्या डिसीजन मेकिंग में गलतियाँ हुई। आई थिंक सम टाइम दोज आर द थिंग्स विच इज़ मेक यू इवन स्ट्रॉन्गर गोइंग टू द बिग ICC वर्ल्ड कप। बिल्कुल बिल्कुल लाला, मैं आपकी तरफ भी इसी बात पे आना चाहूँगी कि शायद जब जीत मिल जाती है तो बहुत सारी जो गलतियाँ होती हैं वो हम अंडर दी कारपेट कर देते हैं, बिकॉज जीत इतनी भारी होती है कि वो सारी गलतियों को छुपा देती है। बट जब आप किसी टूर्नामेंट में आपको शिकस्त होती है, उसके बाद शायद आपको और ज़्यादा मौका मिलता है कि आप खुल के उन सारे इशूज़ के ऊपर बात भी कर सकें और उनको असेस करके एक बड़े इवेंट के लिए तैयार हो सकें।
देखिए ऐसी सिचुएशन में या तो बिखर जाते हैं सब या एक हो जाते हैं। एक हो जाएंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, बिखर जाएंगे तो बिखर ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल में क्योंकि हम बहुत बड़े इवेंट पे जा रहे हैं, हमने सीखा होगा कुछ चीज़ें, जो हमने गलतियां की हैं, वो उन गलतियों को अगर हकीकत में पहली चीज़ ये है कि उन गलतियों को मानना। वो इंसान वो लोग बड़े होते हैं जो अपनी गलतियों को मान जाते हैं। हमने गलतियां की, उन गलतियों को मानना है और उन गलतियों को एज अ टीम के तौर पे हमने दोबारा रिपीट नहीं करना। क्योंकि अभी तो 4-5 एशिया की टीमें थी, वहाँ तो सारी टीमें होंगी, तो आई मीन कि वो बहुत ही बड़ा इवेंट है और इंडिया में होने जा रहा है। तो आई मीन कि मैं सवेरा दोबारा आपको कह रहा हूँ कि इससे अच्छी टीम और आपके पास कोई नहीं हो सकती। इस टीम को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, कप्तान को हम सब की सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम सपोर्ट पहले भी थी, अब भी है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। खुल के जाएं, बड़े बड़े डिसीजन लें, तगड़े डिसीजन लें और जो कप्तान डिसीजन लें पूरी टीम उस डिसीजन को जो है वो सपोर्ट करे इंशाल्लाह। क्योंकि इवेंट सर के ऊपर है तो हम सबको जितना हो सके जो इश्यूज़ है वो साइड पे करके जल्दी से जल्द हम वो दोबारा जेल होनी चाहिए इस टीम को और जेल होके वो टीम इंडिया जाए लैंड करे। बिल्कुल, कप्तान को बैक करें यूसुफ इस वजह से बिकॉज एक बड़ा इवेंट है जिसमें अब टीम जारी है। मीन में निकालने का टाइम खत्म हो गया। वी नीड टू सपोर्ट देम फॉर देयर utmost परफॉर्मेंस इन द बिग इवेंट ऑफ द वर्ल्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल भी इस पे बात हुई है। सपोर्ट तो करनी है, हर हाल में करनी है। अपनी टीम है, अपना कप्तान है और हम सब चाहते हैं जितना भी पाकिस्तान में लोग हैं, मीडिया है, प्लेयर्स हैं, एक्स प्लेयर हैं, क्रिकेट बोर्ड है, जितने भी लोग हैं, सबका कंसर्न है कि पाकिस्तान जीते। और ये उसी वक्त होता है जब हम अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें और वो हम्बल रह के अपनी क्रिकेट खेलें वहाँ और परफॉर्मेंस दें और जो भी पॉजिटिव चीज़ें उनको लेके चलें और जहाँ वो समझते हैं कि हमें काम करना है उसको बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। और जितनी मुश्किल प्रैक्टिस करेंगे जी मैच उतना ही आसान होगा। अगर आप जैसे कोई पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उनके लिए इम्तिहान ईजी होता है। तो हमारे इसमें भी यही है कि आप प्रैक्टिस मुश्किल करें, पर्पस बेस्ड प्रैक्टिस करें। हमें भी पता चल गया है, इन्हें भी पता होगा कि कहाँ हमें ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें, किन एरिया को टच करना है, किन को नहीं करना है, ये सारा आइडिया होगा। क्योंकि सारे सीज़न प्लेयर हैं, सारे काफ़ी अरसे से इकट्ठा खेल रहे हैं। शायद एक आधा सऊद शकील ऐसा है कि जो अभी रिसेंटली आया है या अब्दुल्ला उसामा इस मिक्स में उसामा कह सकते हैं। बाकी सब काफ़ी अरसे से इकट्ठे खेल रहे हैं और बहुत अच्छा इनकी आपस में दोस्ती भी है और एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं। ये बड़ा प्लस पॉइंट है। ये मैं समझता हूँ कि ये एक ही एज ग्रुप के लड़के हैं ज़्यादा और बड़े अच्छे तरीके से ये चलते हैं। ड्रेसिंग रूम में बड़ा अच्छा माहौल होता था, कोई इसमें शक नहीं। और ये अगर इन चीज़ों को आगे भी, हार जीत गेम का हिस्सा है। मेरा ख्याल है कि जब जैसे मुशी भाई ने भी आज कहा है, जब कोई ज़ीरो पे आउट होता है उस वक्त उसको ज़रूरत है। जब किसी को मार पड़ जाती मैच में उस वक्त उसके लोगों की ज़रूरत है। जब वो अच्छा कर रहा होता है वो तो सब साथ हैं, चढ़ते सूरज को तो सब सलाम करते हैं मुश्किल में। जो ये टाइम है हम सब ने अपनी टीम के साथ रहना है, उन्होंने भी एक दूसरे के साथ रहना है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगी। नहीं, हार जीत गेम का हिस्सा है। कोई ये नहीं कह सकता हम वर्ल्ड कप जीत के आएंगे कि हम जीत जाएंगे। नहीं, सब कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और एम हमारा यही कि जीतना है। बिल्कुल, उम्मीद अच्छी रखें मगर तैयार रहें हर चीज़ के लिए। इरम, जहां लाला ने जिस तरह बात की है कि टीम मुश्किल वक्त में या तो बिखर जाती है या जुड़ जाती है, घर पे मुश्किल आती है तो या बिखर जाते हैं या फिर एक का ऐसा कायम हो जाता है कि हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं बहुत। सो यस, टीम पाकिस्तान। सबसे पहले तो सबको बहुत मुबारक देना चाहूँगी जिस तरह का ये हमारे एशिया कप के लिए बहुत अच्छा शो हुआ है, मज़ा आया। बिहाइंड द कैमरा भी जो लोग हैं उन सब की भी मेहनत है। किसी भी एक शो को या इवेंट को चार चांद लगाने में सबकी मेहनत होती है। कोई कैमरा के सामने होते हैं, कोई बिहाइंड द कैमरा होते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, ये एशिया कप कह लें या रेन कप कह लें आप इसको जो भी हुआ, चले फाइनली हमें एक चैम्पियन मिल गया। क्रिकेट हुई, अच्छी हुई। पाकिस्तान टीम ने मेरे ख्याल में उन्हें काफ़ी गलतियां हुई हैं, लेकिन वो अगर एक दफ़ा नंबर 1 बन सकते हैं ना तो वो बार बार भी बन सकते हैं। लेकिन बार बार इस तरह से बनेंगे कि वो अपनी इन गलतियों से सीखेंगे। बिग इवेंट में जाने से पहले इन गलतियों से सीखें और ये गलतियां दोबारा रिपीट ना करें तो इंशाल्लाह दोबारा भी नंबर 1 आ सकते हैं। और जहाँ तक शाहिद भाई वाली आपने बात की,
देखिए फैमिली होती है, फैमिली में ये सारे इश्यूज आते हैं, ये नहीं कह सकते कि जी वो बिखर जाते हैं, ऐसा नहीं होता। एट द एंड, इन द एंड फैमिली जो है दोबारा एक हो जाती है। तो हमें पूरा यकीन है अपने लड़कों पे, इंशाल्लाह ये मेहनत करेंगे, कर रहे हैं और ये दोबारा नंबर 1 बनेंगे और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, उम्मीद पूरी यही है कि अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, मगर उस अच्छी क्रिकेट के साथ साथ क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या वर्ल्ड कप में होगा और क्या वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से होगा। बिकॉज याद रहे कि पाकिस्तान ने जो 5 सितंबर की एक डेट थी उस पर पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था स्क्वाड, दो के आईसीसी से शेयर ज़रूर कर ली थी चीज़ें कि क्या होगा और क्या नहीं, मगर पब्लिकली स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ था, जो कि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मंगल या बुध यानी कल या परसों जो है वो अनाउंस हो जाए। मगर कल यानी इतवार के दिन एक बहुत अहम मीटिंग हुई जहां पे बाबर आजम मौजूद थे सिलेक्शन कमेटी के साथ, एंड सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन के साथ, हेड के साथ मौजूद थे। क्या वहां से सरगोशियां बाहर आई हैं, क्या हो रहा है, क्या खबरें हैं? हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा मौजूद हैं और कादिर ख्वाजा की फाख्ता क्या कहती है। कादिर, क्या हुआ उस मीटिंग में? जी बिल्कुल, कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से सवेरा गुज़श्ता रोज जो मीटिंग हुई है उस पर अहम बैठक के खिताब पजीर हुई गुज़श्ता रोज, और वर्ल्ड कप स्क्वाड को फाइनल कर लिए गए, जो हमें ज़राए बताते हैं कि कप्तान, हेड कोच और सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत के बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड फाइनल किया गया और कप्तान और सिलेक्शन कमेटी ने एशिया कप के स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियां ना करने पर इत्तेफाक किए। जबकि ज़राए हमें ये भी बताते हैं कि मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान है और इब्रार अहमद को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेज एहतियाती तौर पर ना खेलने का मशवरा भी दिया गया है। जबकि चीफ सेलेक्टर इमामुल हक 1-2 रोज में ज़का अशरफ जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह है उनसे मुलाकात भी करेंगे और आइंदा हफ्ते मंगल या बुध के रोज कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। इसी हवाले से नसीम शाह की अपडेट ये है कि नसीम शाह को अगर स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाता, उनकी इंजरी सवेयर हो जाती है, चूँकि इसमें दुबई में शो हुई है, उसको इंग्लैंड भिजवाया गया रिपोर्ट को। अगर वो भी ठीक नहीं आती तो फिर उसके बाद जो है वो जमान खान और हसन अली को फर्स्ट चॉइस पे जो है वो रखा गया है। तो अभी हसन अली जो है वो ज्यादा इम्कान हैं कि वापस आएंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड में, और इस हवाले से जो 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा और वर्ल्ड कप स्क्वाड बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। ठीक है जी, मगर सबसे अच्छी खबर ये है, कादिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अपडेटिंग अस। सबसे अच्छी खबर ये है कि जो ये बात एक बाहर आ रही है दैट ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट द टाइम मुशी भाई, वी आर जस्ट 10 डेज अवे, ऑलमोस्ट 10 से 11 दिन में जो है वो टीम पाकिस्तान ने ट्रैवल करना है फॉर द ग्रेट ग्रैंड वर्ल्ड कप। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा तब्दीलियाँ अब नहीं करनी चाहिए। आई थिंक वेरी सेंसिबल, हम सारे ये कह रहे हैं और आई एम श्योर इंजी को बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। इंजी ने पिछले टेन्योर में 3-3.5 साल चीफ सेलेक्टर के बना रहा है और उसके बाद कैप्टन ही की है। बाबर को पता है, यू नो, आई थिंक दे विल बी ऑन द सेम पेज। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम बार बार कहते हैं कि इस वक्त हाथ थामने की ज़रूरत है, हाथ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्लेयरों के अंदर कॉन्फिडेंस वर्ल्ड कप जाने से पहले ये एक बहुत बड़ा मैसेज चले जाएगा अगर हमने शफल ज़्यादा ना किए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, कई दफ़ा आपने देखना है हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज कि वहाँ की पिचों के ऊपर कौन सा बंदा सूटेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी रही आई थिंक ये जितना सिंपल करेंगे क्रिकेट, जितनी सिंपल गेम है, चाहे वो 2020 है, चाहे 50 ओवर है या आपका टेस्ट क्रिकेट है, आपने कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी सिंपल चीज़ें रख के फैसले करने होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम, ये शायद ने अच्छी बात की आज कि बिखरना नहीं देना। ये बिखरने पता कौन नहीं देता, यकीन करिएगा, आई एम सॉरी टू गिव दैट एग्जांपल, जब अब हम इस एज में आगे कोचिंग करते हैं या किसी टीम को रन कर रहे होते हैं तो हारने के बाद सबसे बड़ा मैसेज जो हमारा होता है ना, प्लीज़ डोंट गो टू द कॉर्नर्स, कमरों में जाके किसी के ब्लेम गेम ना खेलना। अभी आप बात करते हैं ना, हम ऐसे एक्स क्रिकेटर बैठे हुए हैं, ये हमारी टीम है, बाबर हमारा है, ये सारी टीम हमारी है। हम जब क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी को, तो मैं सोच रहा था जैसे वसीम भाई की बात बताई, वसीम भाई ने मुझे श्रीलंका से फ़ोन करके 15-20 मिनट बात की पाकिस्तान टीम के बारे में, उनको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। यूसुफ ब्रेक के ऊपर लगा होता है, शाहिद लगा होता है, मेरा ख्याल जो लोग बैठे हैं हफीज़, जिनको सुन रहे हैं मीडिया के ऊपर, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पाकिस्तान क्रिकेटर्स हैं, अगर ये इनको सुनते हैं और वो कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, उनकी रिस्पेक्ट करके उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुने। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई अपनी गलती नज़र आती है तो उसको अडॉप्ट कर ले और उसका शुक्रिया अदा करें, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि कई दफ़ा पर्सनल होकर जब बात करते हैं ना, वो फिर लोगों को भी अच्छी नहीं लगती और लोग उसको पॉजिटिव भी नहीं लेते। वेरी ट्रू। तो ये बड़ा फाइन लाइन है। जो बैठे हुए हम जैसे लोग बैठे हुए हैं,
अपना पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान टीम को सामने रख के बात करनी चाहिए। बहुत जरूरी है। और जो लोग पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं वो भी इनको नेगेटिव ना लें, जो लोग आपको बताते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं उनको पॉजिटिव लेंगे ना तो इंशाल्लाह खैर का बायस बनेंगी चीज़ें। तो आई थिंक ये बैलेंस की ज़रूरत है और हम सारे पाकिस्तानी टीम के पीछे हैं, हमारी दुआएं पीछे हैं, हमारी सबका एक गोल है कि हमारी गोल है कि टीम वर्ल्ड जीते। कप वापस आए हमारे पास। यू नो इट्स बीन आई थिंक 30 इयर्स ऑलमोस्ट नाउ। सो यू नो लाइक ये और 4 साल के बाद ये वर्ल्ड कप आता है, ये 2020 वाला नहीं कि साल में 2 आ जाएंगे, ये 4 साल के बाद 50 ओवर का वर्ल्ड कप आता है। तो सारी टीमों ने तैयारी की होती है। तो आई होप पाकिस्तान इंशाल्लाह इस दफा पाकिस्तान के लोगों को खुशियां बांटेगा, हमारे लड़के, और हमारी दुआएं इनके साथ हैं। बिल्कुल लाला, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मतलब जब कभी कोई और बात कर रहा हो, लेट्स से जब मीडिया भी क्रिटिसाइज कर रहा हो, तो चले मीडिया को फिर आप ये एज देते हैं कि नहीं जी आप वहाँ मिडिल में नहीं रहे, आपने वो प्रेशर नहीं देखा, आपके ऊपर भी जब बुरा वक्त आया आपने वो फील नहीं किया। मगर जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन हेल्दी क्रिटिसिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आप कहाँ वो पर्सनल लाइन छोड़ देते हैं, कहाँ आप पर्सनल अटैक्स पे आ जाते हैं, इसका बहुत ख्याल, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स अलग अलग चैनल्स पे बैठे हुए हैं, उन सबको भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। बिकॉज ये जो लड़के इस वक्त फील्ड में हैं, ये लड़के जो इस वक्त ग्राउंड में खेल रहे हैं, कोई ना कोई आप लोग फॉर्मर क्रिकेटर्स उनके आइडल्स हैं। सवेरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि क्रिटिसाइज आप जब करते हैं तो एक तो आप क्रिटिसिज्म जो है, देखिए इसको या तो आप पॉजिटिव लेते हैं या आप नेगेटिव लेते हैं। और हम जैसे क्रिकेटर्स, मीडिया का तो काम ही अलग है ना, जो होस्ट वगैरह जो शोज़ को लेके चलते हैं, हम क्रिकेटर्स क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए थे, हम खुद इस ग्राउंड से हमारा ताल्लुक काफ़ी अरसा रह चुका है, तो हम अपने आप को हमेशा उस प्लेयर की जगह रख के बात करते हैं। मेरी कभी भी कोशिश नहीं रही कि मैं किसी के साथ पर्सनल नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और मुझे अगर किसी से कोई चीज़ है या किसी को एडवाइस करता हूँ, मैं डायरेक्ट उनको कॉल करता हूँ, चाहे वो मेरा जूनियर प्लेयर होता है, सीनियर होता है, जो मैं उससे खुद डायरेक्ट बात करता हूँ। ये मेरी आदत, उनको समझाता हूँ कहाँ पर गलती करता है कहाँ नहीं। टीवी पे भी बैठ के फिर क्योंकि आप बात करते हो, सारी डिस्कशंस होती है, अल्फाजों का चुनाव जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता है क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन आप ऐसे तरीके से करो जिसका सोल्यूशन भी साथ में आप बता सको। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होंगी, लेकिन सोल्यूशन साथ में दो, जिससे वो लड़का जो सुन भी रहा है वो उसको पॉजिटिव ले कि यार क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन साथ में सोल्यूशन भी बता रहे हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह लेके चलो चीज़ों को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। हम जो जैसे लोग जो टीवी पे बैठे हैं सब, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट, ये क्रिकेटर्स एक वाहिद ऐसी पॉजिटिव जीत जाती है, यहाँ से दुनिया भर में जानी जाती है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान को नहीं जानते, बहुत सारे लोग क्रिकेटर्स को जानते हैं। वो कहते हैं कि यार वो तो उस मुल्क का है। तो इस क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया है इस मुल्क को, तो हमें भी इसकी इज्जत रखना हम सब पे फर्ज बनती है। बिल्कुल यूसुफ, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म पे जिस तरह हम बात कर रहे हैं, हेल्दी क्रिटिसिज्म के हवाले से व्हाट्स योर? हाँ बिल्कुल, आप देखें जो बात कर रहे हैं, एक तो उनका भी विजन होना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं, किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब टैक्टिकल बात कर रहे हैं तो वो बड़ी सॉलिड होनी चाहिए। और अगर आप किसी को जैसे तनकीद कहते हैं तो वो भी बड़ी सही होनी चाहिए कि जो हो रहा है उस पर बात हो, अगर करना चाह रहे हैं उसमें भी, जैसे मुशी भाई ने और अफरीदी ने कहा है कि वो लड़के को भी समझ आए और अल्लाह करे वो भी समझे इस बात को कि जो बात हो रही है ये इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान की बेटरमेंट हो, जो टीम खेल रही है वो जीते आगे। जैसे हम लोग जब खेलते थे तो टीवी पे बैठ के बड़े प्लेयर हमारे बात करते थे, तो मैं रोज़ रात को वो प्रोग्राम ज़रूर सुनता था, क्योंकि उस टाइम जावेद भाई या ज़हीर भाई ये बात करते थे, तो वो दोनों बहुत बड़े प्लेयर थे। उसमें वो जो बात कर रहे होते थे मैं उससे काफ़ी चीज़ें सीखता था। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप उस बात को पॉजिटिव लें तो। अब तो इतना तेज़ हो गया मीडिया कि अब जब तक मेरे ख्याल से ग्राउंड से लेके होटल तक प्लेयर पहुंचता है तो उसके बारे में जो जहाँ बात हुई होती है वो क्लिपिंग्स उसके व्हाट्सएप पे मौजूद होती हैं कि इसने तुम्हारे बारे में ये कहा, इसने तुम्हारे बारे में ये कहा, इसने तुम्हारे बारे में ये कहा। सो मेंटली जहाँ प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मेरा ख्याल से वहाँ जो ये फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठे हुए टीवी पे उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी टीम को और अपने प्लेयर्स को कैसे बकअप करना है। बिल्कुल, देखें बात तो होती है, जब अच्छा करते हैं तो तब तो बिल्कुल उठा के रखते हैं, तो अगर गलत करेंगे तब तो बात तो होगी ना। तो लेकिन वही बात कि थोड़ा सा ध्यान फिर भी रखना चाहिए कि यही हमारे स्टार्स हैं, इन्होंने आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और इनकी वजह से ही कह लें, बिल्कुल शाहिद भाई वाली बात के दुनिया में कह लेंगे यही पता है कि हाँ ये इस मुल्क का प्लेयर है।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी दूसरी तरफ देखा जाए तो प्लेयर को भी इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए कि वो उससे पॉजिटिविटी निकाले, कि पॉजिटिव उस चीज़ को पॉजिटिव ले, और जब अंदर भी जाए तो बिल्कुल ईजी रहे, रिलैक्स रहे। और दूसरी चीज़ एक मेरा ये कहना है, मेरा एक अपना बिलीव है कि जब आप किसी बड़े इवेंट में जाएं तो आप बिल्कुल मीडिया से इन चीज़ों से जितना दूर रहेंगे तो उतना आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग। कहना बहुत आसान होता है कि मीडिया से जितना दूर रहेंगे, मगर बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम में। जिस तरह जितना इन्फ्लुएंशियल मीडिया या सोशल मीडिया है उससे दूर रहना मुश्किल होता है। सवेरा सोर्सेस की बातें हो रही होती है, अभी वैसे ट्विटर देख रहा था, अब मेरे नाम से एक चीज चला रहे हैं कि इन माय मतलब शाहिद अफरीदी कह रहा है कि इन माय ओपिनियन शाहीन अफरीदी कैन लीड द टीम बेटर देन बाबर आजम। लाहौर कलंदर्स वन अ PSL ट्रॉफी अंडर हिज कैप्टनसी, सोर्स ARY न्यूज। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तो समा पे बैठा रहता हूँ, मैं तो जो कहता हूँ समा पे कहता हूँ, ये अपनी तरफ से लोग क्यों मेरे लाला मैं तो मुझे वाइट बंदा हूँगा जो शाहीन को कप्तानी से दूर रखता हूँ। आपने वक्तन फवक्तन, मेरे ख्याल से हमारा जो ईद का शो था जो आपके और शाहीन के साथ था, उस पे भी आपने बहुत क्लैरिटी में ये कहा था, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग वक्त हमारा ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, बट वापस आएंगे तो इस पर करेंगे। बिकॉज जिसने टीम पाकिस्तान की कप्तानी कर ली उसको ये बिल्कुल अंदाज़ा है दैट दिस इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, दिस इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न। कोई आसान नहीं होता पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना। एक ऐसा खेल जिसके पीछे पूरी आवाम है, एक ऐसा खेल जिसके पीछे जो है पूरी आवाम के इमोशंस अटैच हैं। आप अच्छा करेंगे तो आप हीरो हो जाएंगे, मगर एक ही दिन में जो हमारे जो फैंस हैं वो एक ही दिन में वो अच्छी परफॉर्मेंस भूल के वो बुरी परफॉर्मेंस याद करने लगते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा ब्लेम कप्तान को आता है। तो कोई आसान बात नहीं है पाकिस्तान टीम का कप्तान होना। इट इज़ अ वेरी वेरी टफ जॉब। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, वर्कलोड की फिर से बात करेंगे। ये वर्कलोड मैनेजमेंट किसकी जिम्मेदारी है और किसको इस पर नज़र रखनी चाहिए, और अगर कोई प्लेयर एक बड़े इवेंट से पहले इंजर्ड होता है, whom should we blame? After the short break. And welcome back to Zor Ka Jod Asia Cup 2023 special. This is the last and final show of Asia Cup 2023 Zor Ka Jod. और फिर जो है उसके बाद सिलसिला सफ़र शुरू होगा वर्ल्ड कप का। अब सारी आंखें हैं, सब सारी नज़रें हैं वर्ल्ड कप 2023 के ऊपर। क्या करेंगी टीम्स, क्या होगा, क्या गलत हुआ, यहीं से सीख कर जो टीम आगे जाएगी वही अच्छा करने की कैपेबिलिटी रखेगी। पाकिस्तान टीम, बड़ा फोकस पाकिस्तान की टीम पे, बिकॉज एशिया कप में जब पाकिस्तान की टीम ने शुरू किया, मुशी भाई, वी न्यू कि हमारी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है, हमारी बॉलिंग जो है वो हमें मैचेस जितवा रही है मेजरली। बिकॉज जब हम इस इवेंट में आए थे तब भी हमें पता था कि हमारे मिडिल ऑर्डर में कौन हमें रिस्पॉन्ड करेगा बैटिंग में। हमारे मिडिल ओवर्स में जो हमारी स्पिन बॉलिंग है वो मसला कर रही है। सो हमारी पेस बॉलिंग, हमारे जो ट्रियो थे माशाल्लाह से, उनके ऊपर सबकी नज़रें थीं। नसीम शाह उनके ऊपर नज़रें थीं, शाहीन शाह अफरीदी उनके ऊपर नज़रें थीं, हारिस रऊफ उनके ऊपर नज़रें थीं। बट कल जिस तरह हमने सिराज को बॉलिंग करते हुए देखा, कंपैरिजन करने की बात नहीं है, बट थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इसलिए देना चाहती हूँ इसका कि हम बात करते हैं द एसेंस ऑफ डोमेस्टिक। क्या डोमेस्टिक आपको सिखाता है और क्या डोमेस्टिक आपसे करता है। अगर मैं मोहम्मद सिराज की बात करती हूँ, जिस तरह कल मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की, ही वॉज ब्रिलियंट इन द फील्ड, ही वॉज फ्रेश, हिज बॉडी वॉज फ्रेश। 61 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं मोहम्मद सिराज ने डोमेस्टिक में और 119 T20 मैचेस खेले हैं। इसी कंट्रास्ट में अब जब मैं अपने बॉलर्स की बात करती हूँ, पाकिस्तान की पेस बैटरी की बात करती हूँ, तो शाहीन शाह अफरीदी ने 36 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं एंड 163 T20 मैचेस खेले हैं। हारिस रऊफ ने 9 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले एंड 173 T20 खेले हैं। उसके बाद वसीम जूनियर ने 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले एंड 64 T20 मैचेस खेले हैं। हसनैन ने 7 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और 104 T20s खेले हैं। जमान ने अभी तक फर्स्ट क्लास में फीचर नहीं किया एंड 68 T20 मैचेस खेले हैं। वाहिद बचते हैं नसीम, जो कि नसीम मुसलसल लाइन और लेंथ को कंट्रोल कर रहे थे पूरे एशिया कप में। नसीम वाज वेरी स्पॉट ऑन। नसीम के 31 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 88 T20 मैचेस हैं। इज इट दैट एक्सेस ऑफ T20 मैचेस दैट आर बॉलर्स हैव बीन प्लेइंग, जिसकी वजह से वो T20 की बॉलिंग ज़्यादा कर रहे हैं इस लॉन्गर फॉर्मेट में? आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और इस पर बहुत अच्छी बात हो सकती है। जितने भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको 2020 में कभी भी आपको अपनी बॉलिंग सीख ही नहीं सकते। नंबर 1, आप 4 ओवरों के लिए आते हैं, बचना शुरू करते हो, विकेटें लेना शुरू करते हो, कोई पता नहीं कि मेरा रिदम क्या है, मेरा एक्शन क्या है।
तो ये इन चीज़ों का आप रेड बॉल क्रिकेट सिखाती है, जो कि हम बार बार अपने एशिया कप के पूरे प्रोग्राम्स में ये बात कर रहे थे। अब आपने जो कहा है कि नसीम की 61 मैचेस उन्होंने फर्स्ट क्लास खेले हैं, आई थिंक 31 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। अब उसका आपको एविडेंस नज़र आ रहा है जी। अगर शहीन को देखा जाए, शहीन ने इतने मैचेस नहीं खेले। अब यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम बार बार बात करते हैं, रेड बॉल क्रिकेट खेलनी चाहिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलनी चाहिए, इन लड़कों को कंपलसरी करना चाहिए। शाहीन ने भी 36 खेले हैं फर्स्ट क्लास, मगर उनके T20 की कंपैरिजन में T20 163 खेले हैं। ज्यादा बॉडी आधी हो गई है। उसकी वजह पता है क्या? एक तो आपका जिस्म जो होता है ना, वो फटीक नहीं झल सकता। 4 ओवरों की फटीक और होती है, जो आप टेस्ट मैचों में जब हम शाम को आते थे, एड़ियों से सेक निकलता होता था। एड़ियों से टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया में जब हम पिद्दी लगती थी, हमारे पूरा दिन फील्डिंग करके आते थे, तो बॉलिंग का भी पता चलता था कि क्या गलतियां की हैं, और आपके टो से लेके आपके सर के बालों तक दर्दें हो रही होती थी। मगर उस दर्दों का क्या हुआ? हॉट टब भी ले लेते थे। उसपे होता क्या था? उसपे होता पता क्या था? उसपे होता ये था कि आपका सॉरी, मुझे वो किस्सा याद है। मुझे भी लाला ने इतनी दूर से बैठ के एक ऐसा जुमला मारा है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने एंड में सुना था, क्योंकि मेरा ख्याल ये बहुत वायलेंट क्वेश्चन बहुत था, क्योंकि ये लोग जो सुन रहे हैं ना, ये फिटनेस की जो हमारे मेडिकल, सॉरी मुशी भाई, नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, ये सारे बात करेंगे इंशाल्लाह। इस पे मैं इसको शॉर्टली जल्दी से खत्म करता हूँ। आप देखिएगा कि एक्शन जो कहते हैं ना, बार बार हम कहते हैं रिपीटेबल एक्शन, शहीन का एक्शन रिपीटेबल है। अल्लाह के फजलो करम से मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है उसकी इंजरीज के चांसेस बहुत कम होंगे। ऊपर से फर्स्ट क्लास मैचेस खेलेगा, उसके जो हम कहते हैं ना, सर के बालों से लेके पाँव के नाखन तक उसका जिस्म मजबूत हो जाएगा लंबे ओवर कर करके। जिम में उसकी बॉडी तगड़ी होगी, बॉलिंग मसल तगड़े नहीं होंगे। बॉलिंग मसल रेड बॉल क्रिकेट खेलने से तगड़े होते हैं, और ये चीज़ें हमें नहीं सिखाएंगे, अभी कंपलसरी नहीं करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। हाँ, 2020 में अच्छी परफॉर्मेंस कर लेंगे हम। जब आप वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की बात करते हैं ना, तो टेस्ट मैचों में स्ट्रगल करेंगे। आप याद रखिए, चाहे वो नसीम हो, चाहे वो हारिस हो, चाहे शहीन हो, जब तक फर्स्ट क्लास टेस्ट मैचों में 50 ओवरों में आप देखिएगा कि बीच में कोई ऐसा स्पेल ज़रूर आएगा तीनों का, जिसमें उनकी लैक ऑफ वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से, रेड बॉल क्रिकेट खेलने से उनका जोर नहीं लगेगा, उनकी चीज़ नहीं लगेगी। मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ ये व्यूअर्स को, ये छोटी सी टेक्निक है, टेक्निकल चीज़ एज ए बॉलिंग कोच बता रहा हूँ। आपका जो नसीम शाह है, पर काफ़ी लोगों ने काम किया है, फ्रॉम आई थिंक बहुत कोचेस ने काम किया है। वेरी गुड बॉलर, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के जो आपने 31 मैच का है, उसको इस एक्शन से भी आदत पड़ गई है कि वो अपनी कंट्रोल कर सकता है लाइन। हालांकि एक्शन वाइज उसका जो एक्शन है वो रिपीटेबल नहीं है। अब उसकी रीज़न बताता हूँ। एज ए कोच जो हमने पूरी ज़िंदगी देखी है कि जो लोग कंसिस्टेंटली एक जगह बॉल करते हैं, उनकी अलाइनमेंट बहुत अच्छी होती है। अब अलाइनमेंट किसे कहते हैं? अब नसीम का जो अगला पाँव पड़ता है वो पड़ता है ऐसे। ये कैमरामैन को दिखाता हूँ, ये कैमरामैन साहब, ये मेरा टो दिखाइएगा, ठीक है? ये अगला पाँव लैंडिंग फुट जो है ना, वो इधर पड़ता है फाइन लेग की तरफ। अब फाइन लेग की तरफ पड़ता है तो जो मेरा पूरी जो बॉडी है वो किधर जा रही है? फाइन लेग की तरफ। अब मुझे बॉल क्या करना है? मैंने इधर करना है। मेरा पूरी अलाइनमेंट इधर है और मैंने बॉल इधर करना है। अब मैं इधर से जब मैं इधर घूम के आऊंगा, मेरा फ्रंट आर्म लॉक नहीं होगा। अब मेरा क्या है कि मेरे 6 बॉलों में से 2 बॉल अच्छे गिरेंगे, 3 बॉल अच्छे नहीं गिरेंगे। सिराज का क्या हुआ आज? उसने 6 बॉल एक जगह पे क्यों? क्योंकि उसकी अलाइनमेंट तगड़ी है। जब आपकी अलाइनमेंट तगड़ी होती है, आपके एक्शन रिपीटेबल होता है, तो आपको अपने 6 बॉलों को एग्जीक्यूट करना मुश्किल नहीं है। शादाब का आप देख लें, शादाब का भी पाँव इधर पड़ता है, अलाइनमेंट मेरी इधर है, बॉल मैंने इधर फेंकना है, तो जब मैं इधर से घूम के ऐसे आऊँगा तो मेरी सारे जिस्म की अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी, उसमें मेरी कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। इसके बावजूद हैविंग सेड दैट, एक बंदे ने 31 मैच खेले फर्स्ट क्लास के और उसके बावजूद रिपीटेबल एक्शन नहीं है, फिर भी अपने 6 बॉलों में से 4 बॉल अच्छे जगह पे फेंक रहे हैं, बिकॉज रेड बॉल आपको सिखाती है एक जगह डिसिप्लिन सिखाती है। सो ये मेरा पॉइंट जो है, ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा वैलिड है। हमारे ग्रास रूट पे, अंडर 19 पे ऐसे कोचेस लगाने चाहिए जो शुरू से बच्चों के एक्शन के ऊपर काम करें, ताकि जब वो बच्चे बड़े होके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें तो दे शुड नॉट बी वरीड अबाउट द एक्शन, ऑल दे शुड बी वरीड अबाउट इट कि विकेटें लेने का तरीका कैसे सीखना, इस पिच के ऊपर बॉलिंग कैसे करनी है। अभी तक इंटरनेशनल मैचों में आके अगर हम टेक्निकों के ऊपर काम कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी थिंग फॉर मी, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई हैव टू
मैं इसलिए इस टॉपिक को बड़ा सीरियस ले रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ग्रास रूट तक इन लोगों को अपने एक्शंस के ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल, और ये मतलब बहुत सारे लोगों ने इसको हाईलाइट भी किया है मुशी भाई कि जब ये इस तरह की अलाइनमेंट है नसीम की, और जो लैंडिंग फुट है वो क्योंकि पड़ता है ऐसे एंगुलर उसमें पड़ता है, तो उसकी टॉर्सो पे ज़्यादा, उसकी कमर पे जब वो ज़्यादा उस पर जोर पड़ता है, जिसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी इंजरी प्रोन होना शुरू हो जाएगा। तो यस, ये तो बात है, आपकी तरफ मैं ज़रूर आऊँगी बिकॉज ऑब्वियसली नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपका काफ़ी टाइम गुजरता रहा है रेगुलरिटी में, कहाँ किधर कितना काम होता है। ऑब्वियसली बैटिंग पे आपका काम होता है, बॉलिंग में कहाँ काम होता है, बट लाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात जो मुर्शी भाई ने यहाँ पे कही है, क्यों हमारे डोमेस्टिक में ये चीज़ें नहीं आती, क्यों ऐसा हुआ कि हसनैन का एक्शन जो है वो जाके BBL में रिपोर्ट हुआ और हमारे डोमेस्टिक में यहाँ कोई उस बात को देख नहीं सका कि हसनैन चेक कर रहा है। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें शायद अपने सिस्टम में सही करनी पड़ जाएगी। करनी पड़ेगी। आप देखो सईद अजमल बाद में इशू बन गया था, क्यों बना था भाई? आपकी सारी क्लियरेंस यहाँ पे होनी चाहिए। आपकी जो क्रिकेट एकेडमी है उसके अंदर किधर गया, जो क्या बनाया था इन्होंने, रिहैब सेंटर बनाया था या क्या था इनका? NHPC, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, हाँ, बायोमैकेनिक्स लैब, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया हुआ, हाँ, बायोमैकेनिक लैब वगैरह, आई डोंट नो कि कहाँ वो चीज़ें पहुँची है। सारा कुछ यहाँ पे होना चाहिए था, एंड देन ताकि प्लेयर्स के करियर के साथ बिल्कुल जब काफ़ी क्रिकेट खेलने के बाद वो चीज़ें सामने आ रही है, वाई नॉट कि पहली ठीक हो जाए और पहली सामने आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मुशी भाई ने मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक एक चीज़ को बताया कि डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस बताई, और ख़ासतौर पर 4-डे क्रिकेट के हवाले से कि आप कितने मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। तो ये वो दो जगह जब मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग किया जाता है, लंबे लंबे स्पेल, ना गर्मी ना सर्दी देखे जा रहे हैं और लगे हुए एक एंड से कर रहे हैं। आउट किस तरह करना है, आउट किस तरह करना, वो बॉलिंग आप सीखते हो, आउट्स करने वाली आपको टेम्परामेंट चाहिए होता है। तो ये वो सारी चीज़ें जो मुशी भाई ने बहुत खूबसूरत तरीके से बात की है, साथ में कोचिंग के हवाले से बात की है। हमारे यहाँ सवेरा हर लेवल पे हर किस्म का कोच बैठा है जिसका अपना माइंड सेट है, जो अपने तरीके से कोचिंग करता है। नहीं, ये सबसे गलत चीज़ है। अब वो बच्चा एक चीज़ यहाँ पे सीख रहा है अंडर 14 लेवल पे, अंडर 16 पे डिफरेंट बता रहे हैं, अंडर 19 पे डिफरेंट बता रहे हैं, फिर ऊपर लेवल पे डिफरेंट बता रहे हैं। आपका ऊपर से लेकर नीचे तक जो बेसिक्स हैं, नीचे लेवल पे आपको बेसिक्स पे काम करना होता है। अंडर 14 अंडर 16 लेवल पे आप बेसिक्स पे काम करते हैं, अंडर 19 लेवल पे आप बेसिक्स पे काम करते हैं, ठीक है ना? तो वो और एटलीस्ट वो चीज़ें हमारी सेम होनी चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक ग्रास रूट लेवल तक। वो कोचिंग स्टाफ जो है वो हर प्लेयर को उसी प्रोसेस से गुजारा जाए जो कोचिंग का तरीका है। बिल्कुल, मतलब आपको हर जगह कहीं एक अलग अलग तब्दीली हो और वो सारी सिंक्रोनाइज तरीके से ना चल रही हो, तो सबसे पहले तो एक यंगस्टर ही परेशान हो जाता है कि मैं ये करूं या ये करूं या ये करूं, और उस परेशानी में टाइम गुजर जाता है। ये सब टफ क्वेश्चन है मेरे साथ ये जो आपने किया है। बिल्कुल सही बात की है अफरीदी ने कि ऊपर से लेके नीचे तक एक ही तरीके से आपकी बात चलनी चाहिए, और ऊपर वो होना चाहिए जो टेक्निकल बहुत साउंड हो। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि अब मैंने जो साल पूरा काम किया उसमें डिफरेंट चीज़ें थी, अब वो डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन ये है कि ये होना ज़रूर चाहिए कि अगर कोई भी है जो हेड है बैटिंग का, वो जो लीड दे सबको वैसे ही चलना चाहिए नीचे तक। क्योंकि मेरे पास जो लड़के आते हैं, जो भी आते हैं, मैं उनकी सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ, उनको उनकी टेक्निकल चीज़ें, और मैं उनसे बात भी करता हूँ। मैं खुद ड्रिल्स करवाता हूँ उनको, खुद थ्रो डाउन करता हूँ, क्योंकि थ्रो डाउन से आप प्लेयर्स को बेहतर भी कर सकते हैं, उसकी टेक्निक का भी पता चलता है। मैं एक शेयर कर दूँ इधर, जब मुशी भाई हमारे साथ थे 2003 में या 2 में साथ, उसके बाद साथ थे इंडिया सीरीज में साथ, मैं फॉल कर रहा था जी, तो मुझे इन्होंने जो प्रैक्टिस कराई थी हाथ से, उससे मेरा जो मैं ऐसे गिर रहा था वो प्रैक्टिस से मैं आहिस्ते, और ये कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ मुझे फीड कर रहे थे, और उसकी वजह से मेरी जो अलाइनमेंट थी वो बिल्कुल ठीक होना शुरू। जो करवाने वाला है, स्टिक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपकी टेक्निक ठीक नहीं हो सकती। टेक्निक हाथ से ठीक होगी, और करवाने वाला बंदे को पता हो कि ये क्या करवा रहा है और उसमें क्या चीज़ है जो बेहतर करनी है,
बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोलने से बाज़ का सामने वाला प्लेयर भी डिस्टर्ब हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि इसको ज़रूरत किसकी है, तो वो वही कर सकता है जो इस प्रोसेस से गुजरा हो, जो इस रियलिटी को फेस किया हो, ग्राउंड में उससे टाइम गुजारा हो। मुशी भाई ने गुजारा हुआ था, मुशी भाई ने क्रिकेट खेली हुई थी, इसलिए वो जो थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम हो रहा था वो इन्होंने अपनी थ्रो डाउन से ठीक कर दिया था। और इसका सॉरी सोल्यूशन जो, क्योंकि कई दफ़ा हम बात करते हैं, शाहिद ने बड़ी अच्छी बात की है, यूसुफ ने ये जो व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन पे रोके, मैं आपको रोकूंगी सोल्यूशन पे। आपको यहीं पे अपने सारे कमेंट्स रोकने पड़ेंगे बिकॉज हम जल्दी से जाएंगे और ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। सो जस्ट लिसन टू दिस सोल्यूशन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डिस्कशन जो हो रही है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। शायद वर्ल्ड कप पे हमारी टीम ने जाना है, लड़के भी ये देख लें और सुन लें तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। एक ज़बरदस्त डिस्कशन इस वक्त हो रही है पाकिस्तान टीम के हवाले से। जब हम ये बात करते हैं ना इस प्लेटफॉर्म पे कि ठीक है आप प्रॉब्लम्स बताएं, आप मुश्किलात बताएं, मगर उन प्रॉब्लम्स के साथ साथ प्रॉब्लम सबको दिख रही हैं, सोल्यूशन क्या है? जो सोल्यूशन पे बात करता है, जब हम ऑनेस्टली क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो इस हेल्दी क्रिटिसिज्म में जहाँ आप प्रॉब्लम पिन पॉइंट करें वहाँ सोल्यूशन ज़रूर बताएं। तो अब ये जो हम पूरी डिस्कशन की उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। और मुशी भाई जहाँ मैंने आपको रोका था ब्रेक से पहले, प्लीज़। थैंक यू। अच्छा, इसके सोल्यूशन क्या है? जो शाहिद ने कहा है कि जी एक, यूसुफ ने कहा एक पैगाम जाना चाहिए फ्रॉम ऑल द कोचेस। वाकई सही बात है। अंडर 16 में मुश्ताक अहमद कुछ कह रहा है, अंडर 19 में यूसुफ कुछ कह रहा है, तो लड़का कंफ्यूज है। और हमारे कल्चर में ये कोई ऐसा वेस्टर्न कल्चर नहीं है कि जिसपे आगे से बंदा कहता है एक्सक्यूज मी आई डोंट लाइक दिस। वो छोटे बच्चे भी उधर कह देते हैं। हमारे कल्चर में ऐसे बच्चे कहते हैं तो कोच बिकम वेरी पर्सनल। सो आई थिंक इट्स नेचुरल। इस कल्चर की रिस्पेक्ट करते हुए सोल्यूशन की बात जो मैं करता हूँ, आप अंडर जब व्हेन आई वाज हेड कोच ऑफ NCA तो हमने एक पॉलिसी बनाई थी, क्योंकि मैं इंग्लैंड में काम करके आया तो मुझे वहाँ से सीखा था। मैंने कहा जी अंडर 16 अंडर 19 के बच्चों की वीडियोस बनाएं, इनके आप टेक्निकल चीज़ों के ऊपर सारे कोचेस को बैठा के, एक्सपर्ट कोचेस, बैट्समैन अगर यूसुफ है, यूसुफ कोच है बैटिंग का, तो यूसुफ उसको बताएगा सारे कोचेस के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, जैसे एक डॉक्टर्स का पैनल बैठता है बीमारी को ठीक करने के लिए, वो सारे जिसमें स्पिनर भी हैं, फास्ट बॉलर भी हैं, वो एक एक बच्चे के ऊपर आधा घंटा लगा के टेक्निकल बात करता है। अब मैं कह रहा हूँ कि शदाब का ये पाँव इधर गिरता है, अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको। अब मैं अगर अंडर 16 अंडर 19 से फ़खर जमान की टेक्निक पे काम किया होता, उसको काम किया होता, तो आज उसको अपनी स्ट्रेंथ और फेलियर्स का पता होना, अपनी कामयाब क्या कहते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होना चाहिए था। अब सोल्यूशन ये है, छोटे बच्चे जब हमारे पास आते हैं PCB के पास, आप अंडर 19 लेवल पे, अंडर 16 पे उनकी वीडियोस बनाएं, उनको कहें बेटा आपका फ्रंट आर्म लॉक नहीं हो रहा, इसके ऊपर आपने काम करना है, इस पूरे कैंप में आपने काम करके जो भी कोच आपका जाएगा, ये आपकी CD है, ये हमारा पैगाम है NCA का, ये PCB का पैगाम है। वो जो रीजन का कोच है, जो आपकी जिस चीज़ का भी कोच है, ही शुड फॉलो दैट CD। और जब वो बच्चा कहीं भी थोड़ा सा इधर से उधर होता है, उस टेक्निकल काम करने से घबराता है, तो आप उसको, उस कोच की जिम्मेदारी है अपनी राय ना दे, उस CD को फॉलो करे, उस दवाई को फॉलो करे जो उसके लिए डिसाइड की गई है। अगर वो दवाई मेडिसिन लेता रहेगा तो एक ना एक दिन इंशाल्लाह ताला वो उसकी जो बीमारी है वो रिकवर हो जाएगी। ये चीज़ें अगर हम शुरू से लेके और पाकिस्तान टीम तक लेके चले जाएंगे, और प्लेयर के पास अपनी CD है, वो अपने घर में भी जाके देख सकता है कि मैं प्रैक्टिस के बाद मैं वीडियो बना के अपनी देखता हूँ कि क्या जो काम मैंने किया है टेक्निकल वो उसमें मुझे नज़र आ रहा है। ये बड़ी सिंपल सी बात है, बैटिंग हो, फील्डिंग हो और बॉलिंग हो, अगर हम ऐसे पॉलिसी बना लेंगे, आई एम श्योर दिस इज़ अ सोल्यूशन जिसमें बच्चा भी इन्वॉल्व है, कोचेस भी इन्वॉल्व है और सिस्टम भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इरम, आप अभी इस सिस्टम में हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये प्रोडक्ट्स हैं हमारी, ये प्रोडक्ट निकलेगी बाहर, वो इसी तरह निकल सकती है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट पता हो कि जी इस प्रोडक्ट की जो है ये कलर रहना है, ये कलर वहीं से वहीं शुरू होगा, यही डेंसिटी रहनी है तो वो वहीं से वहीं शुरू होगा। मगर हो जाता है हमारे यहाँ ये कि अलग अलग कोच, अलग थॉट प्रोसेस, अलग, हम अलाइंड नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। जहाँ तक अगर बात की जाए जिस तरह मैं अभी उस सिस्टम में हूँ, तो हम देखते हैं उस चीज़ को, हम फेस करते हैं कि जो हमारे डोमेस्टिक के जो कोचेज़ हैं वो समटाइम वो इतना, पाकिस्तान भी उन्होंने नहीं खेला,
तो उनकी एक अपनी थ्योरी, एक अपना माइंडसेट है और वो उस चीज़ पे लाइक प्लेयर को कहते हैं कि नहीं ये हम चीज़ सही कह रहे हैं। तो अब जब एक तरफ अगर मैं मुश्ताक भाई को देख रही हूँ एनसीए में वो कुछ सिखा रहे हैं और डोमेस्टिक कोच कुछ सिखा रहा है, तो मेरे लिए तो मुश्ताक भाई जो बता रहे हैं मेरे लिए तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने रहना उस डोमेस्टिक कोच के उसमें तुम अंडर उनके रहना है। ऑब्वियसली मैं जब डोमेस्टिक खेलना है, मेरी वो टीम के कोच होंगे तो मुझे उनको सुनना है, लेकिन मुझे इनका स्टाइल ज़्यादा बेहतर लगा। तो बिल्कुल सही बात है कि जब ये स्टार्ट से पीसीबी इस चीज़ को ऑन करेगा और एक सारे कोचेस को एक ही मैसेज जाएगा कि इस तरह से काम करना है इस प्लेयर पे या जिस तरह भी, तो डोमेस्टिक के कोचेस स्पेशली, क्योंकि मैं देखती हूँ फास्ट बॉलर्स के लिए भी वो स्पीड गन लेके बस वो कहते हैं कि तेज़ बॉल, एक्यूरेसी, लाइन और लेंथ पे उतना ज़्यादा काम नहीं करते। तो मुझे लगता है बिल्कुल ये स्टार्ट से होना चाहिए और पीसीबी को इस चीज़ पे मुझे लगता है कि स्टेप लेना चाहिए और सेम चीज़ स्टार्ट से होनी चाहिए। जो भी नए चेयरमैन आते हैं वो बेचारे उनके सामने इतने ज़्यादा इश्यूज रख देते हैं कि वो जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं वो जो एग्जाम में एग्जीक्यूट करना है वो हम नहीं करते। हम हमारे चेयरमैन बेचारे कानूनी दाव पेच वो हल कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। देखिए ये है लॉन्ग टर्म प्लान्स, ठीक है ना। अगर आपने एक सिस्टम को बेहतर करना है आपको उस सिस्टम वाले लोग ऑन बोर्ड लेने पड़ेंगे। वही मैं कहता हूँ कि सिस्टम को चलने दे, चेयरमैन आए, चेयरमैन को आने दो, जाने दो, लगे रहे, लेकिन सिस्टम ना हिले। ये लॉन्ग टर्म प्लान्स है। ये जो बात अंडर 14, 16, अंडर 19 की बात हो रही है या यूसुफ बात कर रहा है कि यूसुफ उसको टेक्निकली क्या समझा रहा है और नीचे वाले कोचेस क्या समझा रहे हैं, वही हम बात कर रहे हैं कि ऊपर से नीचे कोचिंग का एक सिस्टम होना चाहिए हमारा कि इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू प्लेयर निकलेगा। इस प्रोसेस को जब तक कंप्लीट नहीं करेगा ये पाकिस्तान के लिए डिजर्व नहीं करेगा, चाहे वो फिटनेस टेस्ट हो उसके, चाहे वो उसके परफॉर्मेंसेज हो या टेक्निकल चीज़ें हों। ये इन सब चीज़ों को हल करने के लिए आप अंडर 19 के अंदर इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं या ज़्यादा ज़्यादा ए टीम के अंदर। पाकिस्तान टीम के अंदर अगर हम ये चीज़ें देख रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ कि अफसोस की बात है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस की जगह है, वो चीज़ें ठीक करने की जगह नहीं है। पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस का प्रेशर को किस तरह हैंडल करना, ये सारी चीज़ें सीख के ऊपर आते हैं और एक रिमाइंडर्स होते हैं। आप वहाँ कोचिंग नहीं करते, आप रिमाइंडर्स देते हैं वहाँ पे। yes. तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हमारे लॉन्ग टर्म जो प्लान्स हैं वो लाजमी होने चाहिए। छोटा नहीं सोचना चाहिए, लंबा सोचें, पाकिस्तान के बच्चों के लिए सोचें, इंशाल्लाह बनेगा, क्यों नहीं बनता काम। ये जॉनसन, ये जॉनसन ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जो था जिसने 300 विकेट लिए हैं, मिचेल जॉनसन, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है एशेज के टेस्ट मैचों के दरमियान। उससे बॉलिंग नहीं हुई पहले टेस्ट मैच में, डेनिस लिली को उन्होंने बुलाया और वो 5 दिन बच्चों वाली ड्रिल कर रहा था, 5 कदम लेता था और अपने एक्शन के ऊपर काम कर रहा था। एक्सक्यूज मी, मैंने 2-3 दिन देखता रहा, मैंने कहा ये इतने टेस्ट मैच खेल गया और अभी ये काम कर रहे हैं। पर उनको, उनके प्लेयरों के अंदर भी ईगो नहीं है कि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि देखें अगर मैंने और अपना कैरियर को लंबा करना है तो जो मुझे मेरी गलती बताई गई है इस पर मैं काम करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल, मगर उस बेसिक्स को जो एक पिन पॉइंट की लाला ने चीज़, जो हम सबको भी पता है मुशी भाई, जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है, दैट इज़ द इंस्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। हम मतलब लेट्स जस्ट पिक अप आवर डोमेस्टिक, हमारे डोमेस्टिक में हमें पता ही नहीं होता। अब आ गए डिपार्टमेंट्स, अब चेंज हो गई टीम्स। कुछ साल पहले तक डिपार्टमेंट्स बंद हो गए थे, टीम्स चेंज हो गई थी। जब डिपार्टमेंट्स और रीजन्स दोनों खेलते थे तो किसी एक साल डिपार्टमेंट्स अलग खेला करते थे, रीजन अलग खेला करते थे, फिर कोई एक इवेंट आता था जिसमें डिपार्टमेंट और रीजन एक साथ एक ही इवेंट में खेल रहे होते थे। सो जो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम है, सबसे पहली तो चीज़ ही स्टेबिलिटी है कि एटलीस्ट ये तो स्टेबल रहे, फिर ही आप कोई प्लान्स कर सकेंगे। आप ये बताएं, शाह ने कितनी अच्छी बात की है। ये कहते हैं ना, बिल्कुल सिंपल बात की है कि आप चेयरमैन आए, चीफ सेलेक्टर आए, हेड कोच पाकिस्तान आए, जाए, जो मर्जी करे। पाकिस्तान टीम की तो बात ही नहीं कर रहे हम। ये सिस्टम जो आप कह रही हो, सिस्टम खड़ा तब होता है कि जब आप लोगों को छेड़ते नहीं हैं। अब क्या है कि मैं चेयरमैन बना हूँ, मैं डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन से आया हूँ, तो मैंने देखा है कि ये बंदा मेरा, ये बंदा मेरा नहीं है, ये बंदा उसका, ये बंदा मेरा नहीं है, आप निकाल देते हो। आप तो लोगों को पॉलिटिकल कर देते हो, क्रिकेटर्स को पॉलिटिकल कर देते हो कि जी उसको नजम सेठी ने रखा है मुश्ताक को, तो मैंने इसको नहीं रखना। बंदे की एबिलिटी को तो देखते नहीं हम कैलिबर देखते हैं कि उस बोर्ड ने रखा है तो उसको निकाल के अपना बंदा लेके आना। कहाँ सिस्टम बनते हैं फिर इस तरह पाकिस्तान के सिस्टम को बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेटर्स हैज टू प्ले ह्यूज रोल
और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी हमारे बड़े नाम हैं जिनको क्रिकेट अल्लाह ने सिखाई है वो नीचे ग्रास रूट पे आए, ग्रास रूट पे नीचे आके काम करें, अंडर 19 अंडर 16 पे काम करें, नहीं आपको एक्सपोजर मिलेगा, लोग आपको शायद अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मगर यकीन करें शाम को जब आपके सामने 4 साल की मुशक्कत के बाद आपको कोई प्लेयर जाके जब वो 100 करेगा ना पाकिस्तान की तरफ से, वो जो खुशी है ना वो पैसों से नहीं मिलती, वो आपको मिट्टी में हीरा तलाश करने के लिए कोले की कान में जाके काला होना पड़ता है, फिर जाके आपको हीरे मिलते हैं। इस तरह जितने भी हमारे लोग हैं जिन्होंने खेला है, हाँ पीसीबी से एक रिक्वेस्ट है, जितना पैसा आप लोग ऊपर वाले सिस्टम में लगाते हैं नीचे आप पैसा डालेंगे ना, नीचे आप इंसेंटिव दिखाएंगे, ठीक है ये प्रोफेशनल वर्ड है, आप नीचे पैसा लंबा डालेंगे तो मेरा ख्याल है सारे लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और नीचे पैसा ज्यादा देना चाहिए, आप जब ऊपर देखें, इफ यू आर द कोच ऑफ टीम पाकिस्तान यू गेट दैट पॉपुलैरिटी एज वेल। एक जगह जहां पे आपको वो पॉपुलैरिटी भी मिल रही बिकॉज यू आर एट दैट हायर स्टेज, वहां पे अगर कुछ अमाउंट कम हो तो ओके यू गेटिंग द पॉपुलैरिटी इन द पैकेज, मगर जहां आप नीचे जूनियर लेवल पे काम करते हैं, आप इतना ज़्यादा आपका जिक्र नहीं होता, आप उतने पॉपुलर, आप उतने लाइमलाइट में नहीं आते, तो वहां एटलीस्ट मॉनेटरी बेनिफिट तो फिर ज़्यादा होना चाहिए। ऑफ कोर्स यही तो ये एग्जैक्टली अब यूसुफ है, यूनस है, रिटायर हुए नहीं, मिसबा है, हफीज है, जब जो क्रिकेटर्स रिटायर हुए दोज आर द यंग पीपल जिनके जो बच्चों को हीरोज हैं, जो बच्चों के आजकल के, हमारा टाइम तो गुजर गया, अब ये हीरोज को अगर आप ग्रास रूट के ऊपर जाके काम करवाएंगे, एक तो उनका 70% माइंडसेट बन जाएगा कि आई एम वर्किंग विद यूसुफ, आई एम वर्किंग विद शाहिद, आई एम वर्किंग विद यूनुस खान, मिसबा उल हक, यू कैन नेम ऑल ऑफ दोस क्रिकेटर, उमर गुल, ये जब नीचे जाके काम करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल वैसे बढ़ जाएगा। हाँ ये इनका क्या है, ये नए क्रिकेट छोड़ के आए हैं, बैलेंस क्या है कि मिसबा जितना मर्जी इंटेलिजेंट है, कोचिंग का एक स्टाइल है, कोचिंग का यूसुफ जितना मर्जी बड़ा प्लेयर है, जब ये ग्रास रूट से खुद सीख के आएंगे, अपनी किट को उतार के आएंगे और अपने बच्चों के साथ काम करके आएंगे, जब ये पाकिस्तान को लुक आफ्टर करेंगे, ये एज ए प्लेयर नहीं करेंगे, एज ए कोच करेंगे। और कोच का काम क्या होता है, कोच अपनी मैं मार के आता है तो टीम को खड़ा कर लेता है। बिल्कुल, जब प्लेयर एक रिग्रेस एक चीज से निकल कर और प्लेयर जो है फाइनल स्टेज तक पहुंचता है, उसी तरह कोच को भी उस रिग्रेस ग्रास रूट लेवल से गुजर के जो है एक फाइनल स्टेज पे आना चाहिए। लाला और मैं हमेशा गेम सेट मैच पे एक बात बहुत ज्यादा करते हैं मुशी भाई, और वो बात यही होती है कि जो भी नया सेटअप आता है ना, वो सारी गलतियां पुराने वाले की गिनवा देता है कि पुराने ने ये गलती की, पुराने ने वो गलती की, कि पुराना सिस्टम सब गलत था और नए वाले जो हैं वो सारे सही थे। बट लाला अब एक सवाल मैं आपकी तरफ थ्रो करती हूँ, जब हम वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, आजकल बड़ा ये फैंसी सा एक वर्ड हो गया वर्कलोड मैनेजमेंट, प्लेयर की वर्कलोड मैनेजमेंट, जिम्मेदार कौन होता है, कौन है जो वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में बताएगा कि व्हेन इज द टाइम फॉर अ प्लेयर टू स्टॉप एंड डोंट प्ले मच बिकॉज योर बॉडी इज गेटिंग फटीग्ड, योर ब्रेन इज गेटिंग फटीग्ड। आपका फिजियो, आपका ट्रेनर, जिनके सामने आप 24 घंटे रहते हैं, जिनके सामने आपके पूरा साल का कैलेंडर होना चाहिए या होता है, हर प्लेयर के प्लान बनते हैं सवेरा, हर प्लेयर के प्लान बनाए जाते हैं कि उनको पूरे साल के अंदर कितनी क्रिकेट खेलनी है, कितने दिन की छुट्टियां देनी है। ये अगर मुशीब भाई या गोरे सिस्टम में काम कर चुके हैं, ये इसी तरीके से ही मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत हूँ मुशीब भाई बता दीजिएगा, पूरा सिस्टम उन प्लेयरों का हर चीज़, एक एक प्लेयर, सिर्फ नेशनल प्लेयर नहीं, डोमेस्टिक काउंटी क्रिकेट के अपने प्लेयरों के सिस्टम है, किसने कितनी क्रिकेट खेलनी है, किसने कितनी ट्रेनिंग करनी है, किसने कितना ऑफ रहना है क्रिकेट से, हर चीज़ उनके कैलेंडर बने हुए हैं, हर चीज़ उनके मोबाइल के अंदर ऐप है जहाँ पे वो अपना पूरे साल का देख सकते हैं, हर महीने हर वीक के अंदर उसने क्या काम करना है, हर चीज़ उनके पास है। एक बात कर रहे हैं ना, जिस सिस्टम चेंज होने की बात कर रहे हैं, अभी सवेरा अगर मैं बात करूं कि एक क्योंकि पीसीबी के अंदर समी बर्नी थे, समी बर्नी के आते ही वो आईसीसी से आए, यहाँ पे आए पीसीबी में, और पीसीबी के बाद उन्होंने सोशल मीडिया जो अवेयरनेस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इमेज, डोमेस्टिक क्रिकेट को सोशल मीडिया लोगों में दिखाना, जो हम कहते हैं कि यार ये कहाँ से ये टैलेंट आ गया, ये तो हमने कभी देखा नहीं था, तो वो सारी अपडेट वगैरह। अब चेयरमैन चेंज हो गए तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई। भाई किस बेस पे आपने चेंज किया? कहने का मतलब ये कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको आप कैरी ऑन करो, अपने साथ लेके चलो, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग ना करें। बिल्कुल, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग का मसला तो ये तो मुझे लगता है कि ये ऐसा हमारी रूट्स में बिल्ट इन है,
जिसको शायद बहुत टाइम लगेगा हमें निकालने के लिए। मगर मुशी भाई, जहाँ वर्कलोड मैनेजमेंट की बात लाला ने की है, बिल्कुल जो सारी जो इंटरनेशनल टीम्स हैं, जो ECB है, जो हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, क्रिकेट साउथ अफ्रीका की, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। डाटा कोडिंग हमारे पास भी होना शुरू हो गई। हमारे प्लेयर्स को भी वो एक डिवाइस दी गई है जिस डिवाइस के तहत जो है डाटा कोडिंग होगी कि उन्होंने कितना काम किया नेट्स में और कितना काम किया ग्राउंड में। उसके बावजूद मैचेस खेलते हुए, नेट्स करते हुए, ट्रैवलिंग फटीग जो कि नहीं आती है, बट आंसरेबल जो है आपके उस हिसाब से भी कोचिंग स्टाफ होगा। और ये हमारे सिनारियो में वुड बी द डायरेक्टर दैट इज़ आंसरेबल टू दैट, द डायरेक्टर ऑफ द टीम। ऑफ कोर्स अगर मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मैं शाबाश लेने के लिए तो नहीं बैठा। कभी कभी मुझे क्रिटिसिज्म भी पता चलना चाहिए ना कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। हाँ। इसमें दो राय तो है कोई नहीं। अगर किसी चीज़ को, किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अच्छा मज़ेदारी की बात क्या है, जो हम ठीक करना चाहिए, ठीक करने की बातें कर रहे हैं, कोई पर्सनल बातें नहीं कर रहे अल्लाह की मेहरबानी से। अब मुझे बताया गया कि मुझे किसी चीज़ में रखा गया है, उसके ऊपर मुझे कॉन्सिक्वेंसेस का ही नहीं पता कि मुझे क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। मैंने अच्छा काम क्या किया है, अच्छा काम करने पे मुझे शाबाश नहीं मिलती और गलत काम करने पर मुझे क्रिटिसिज्म नहीं मिलता, तो फिर मैं पता क्या करता हूँ, फिर मैं नौकरी करने लग जाता हूँ। और जब बंदा नौकरी करता है वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको कॉन्सिक्वेंसेस और अच्छी चीज़ों का शाबाश देना चाहिए। एक बंदे ने अच्छा काम किया, उसको उसके इंसेंटिव होने चाहिए, एक बंदे ने नहीं किया तो आपका जो पॉइंट है, तो जिस बंदे को जिस चीज़ पे आपने लगाया उससे पूछे ना कि व्हाट हैपेंड टू नसीम शाह, वी हैव टू आस्क। मैं एक चेयरमैन की बात नहीं करूँगा, मैं उन दिनों में उन्होंने चेयरमैन साहब ने मुझे बुलाया तो उन्होंने कहा कि देखो ये बंदा जो हमने रखा है ना, इसने देखो आके ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की है। मैंने कहा क्या बात की सर? उन्होंने कहा जी इसने बताया कि मिडिल ऑर्डर में हमारे बैट्समैनों को सिंगल नहीं आती और इनको चेंज नहीं करना आता स्ट्राइक। तो मैंने कहा सर, कहता है देखा ये आज तक मुझे ईमेल उसने भेजी है और मैंने कितना खुश हूँ कि हमने सही बंदा रखा है। मैंने चेयरमैन साहब से पता क्या कहा, मैंने चेयरमैन साहब से कहा, मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसने ये बीमारी बताई है, ये बीमारी हमारे फैंस भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान को सिंगलें नहीं आती, उसको हमने रखा है ठीक करने के लिए। उसको ये नहीं बताने के लिए कि इनके प्रॉब्लम डायग्नोसिस करो, इसको बताएं कि ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कैसे करना है, ये तो सब बता देंगे। सबसे बड़ा इशू ये है कि आपको जिन लोगों को पता है कि ये चीज़ें कैसे ठीक होनी चाहिए, उनको यूटिलाइज करना चाहिए। सो तो जो इस प्रोग्राम का करने का पॉइंट ऑफ व्यू है, पीपल शुड नो कि क्या काम कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट हैं भी कि नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारी क्रिकेट खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी पाकिस्तान हमारा है, हमें ऑन करना चाहिए इसको। वी शुड गेट हर्ट जब हमारा कोई बच्चे की टेक्निक खराब होती है। अब देखो ना, जैसे हसनैन का आपने बात की है कि बांग्लादेश में उसके एक्शन के ऊपर पता चला, बांग्लादेश की ना, BPL नहीं, BBL, अच्छा सॉरी, ऑस्ट्रेलियन, अच्छा बिग बैश में उसके एक्शन का पता चला है। तो इसका मतलब एक बंदा पाकिस्तान इतना खेल चुका है कि हमें अभी तक उसके पता नहीं चला एक्शन का। इसका मतलब ये फेलियर मेरा है ना, मैं इसको हैंडल करूंगा ना। ये शाहिद अफरीदी अभी खेल रहा है, अभी T10 क्रिकेट खेल के आ रहा है, ही इज प्लेइंग कंपेटिटिव क्रिकेट। ठीक है, वो कंपेटिटिव नहीं है पर उस कंपेटिटिव तो है। साल 2 साल पहले ना यूनुस खान से पूछे, मिसबाह हक से पूछे, जो फिट लोग हैं, ये क्रिकेट फिट है, ये फिजिकली फिट नहीं है, ये क्रिकेट फिट है। और ये क्रिकेट फिट होना और बात होती है और क्रिकेट ना फिट होना वो और बात होती है। इसका बेहतरीन पूछे ना शायद से वो क्या करता है। यूसुफ अभी तक ट्रेनिंग करता है और फिट है, मतलब अभी तक बैटिंग कर लेता है। ये नसीम वगैरह को अगले दिन प्रैक्टिस कर रहा था। सो यू हैव टू आस्क दोस गाइस। बिल्कुल, जिम फिट और मैच फिट बहुत फर्क होता है। डोले शोले बना लेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे बल्लेबाज बन जाएंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हमने जाना है ब्रेक पे, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जहां हम वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। नसीम शाह के वर्कलोड के ऊपर इतनी बात इस वजह से हो रही है कि जब हम वर्ल्ड T20 में गए थे, वर्ल्ड T2022 में गए थे, उस वक्त हम पार्शली फिट शाहीन शाह अफरीदी को लेकर गए थे और वो भी एक मेडिकल मिसमैनेज केस था टीम पाकिस्तान PCB की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to जोर का जोड़ एशिया कप 2023. But Asia Cup 2023 ends here. And what's up next? ये आपको बताते हैं। सवेरा पाशा की मेजबानी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैनल, बूम बूम अफरीदी, लेजेंडरी क्रिकेटर्स मुश्ताक अहमद और मोहम्मद यूसुफ के तबसरे। देखिए जोर का जोड़
4 अक्टूबर से 20 नवंबर तक रोजाना सिर्फ समा पर। So we are all set and all ready। यहाँ ख़त्म हुआ एशिया कप 2023 और वहाँ शुरू अब होगा जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023। यानी आप लोग जो है नेट प्रैक्टिस वगैरह अब ज़रूरत है या सब वो कहते हैं ना जंग जो लगा हुआ होता है वो रस्टीपन तो ख़त्म हो गया होगा एशिया कप के बाद से? आई थिंक वो भी ख़त्म हो गया और कहते हैं ना वो फ्रेज हम तीनों ने बहुत इस्तेमाल किया है। Yes। कौन सा? You sweat more in the nets, you will sweat less in the game। So हमें ये मीडिया के ऊपर आके ना अब ये प्रैक्टिस इतनी हो गई है ना कि आप पसीने हम बहा के आएंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारा प्लान है वैसे शाहिद का, मेरा, यूसुफ का हम प्लान है कि शो करने से पहले, आने से पहले हम 1 घंटा अपनी ट्रेनिंग करके आया करेंगे। जी लाला तैयार हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुशी भाई, बिल्कुल रेडी हैं जी, रेडी। काफ़ी एक्साइटमेंट रही है जी एशिया कप में और बड़े ज़बरदस्त शोज़ रहे, लोगों से उनके सवालात भी लिए, उनको जवाबात दिए, उन्हें स्टूडियोज़ में भी बुलाया, गिफ्ट्स भी दिए और इंशाल्लाह यही सारी चीज़ों को वर्ल्ड कप के अंदर भी करेंगे और ज़्यादा इंटरटेन करेंगे और लोगों को इंगेज करेंगे और अपने करीब करेंगे और उन्हें अपनी ज़िंदगी के मुतालिक और ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए मुशी भाई और यूसुफ जैसे लोग बैठे हुए इंशाल्लाह काफ़ी इंजॉय करने का प्लान है हम सारे सबके साथ इंशाल्लाह। जी यूसुफ मोहम्मद, वैसे मुशी भाई यूसुफ जो है वो सारा वर्ल्ड कप का शो इंग्लिश में करें। I think his vocabulary is so good। I mean, I learned a lot from him। इसका मतलब है आपका मतलब है कि नहीं करना। No, but Yusuf, you are very good यार। I mean ये देखे जी, इनमें देखे कोई बात नहीं है, जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं इनमें सबसे अनएजुकेटेड तो मैं ही हूँ, अनपढ़ हूँ, मतलब मेरी इतनी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। पर अगर हमने सीखी है, जुबान सीखी है जाके बाहर अपने लोगों से, अपनी जो नहीं है हमारी मदर टंग, बट इट्स ओके टू मेक अ मिस्टेक। मुझे इस गलती पे आई थिंक योर वोकैबुलरी इज सो गुड। मैं खुद ये कहता हूँ कि इंग्लिश स्टेटस नहीं है लेकिन ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नहीं सीखने की कोशिश की इसलिए नहीं सीख सके। मुशी भाई ने कोशिश की। No, you have to see you have to speak in English, Yusuf। Sometimes, no, all the time, please। जब जरूरत पड़ती है, सामने गोरा आए तो मुश्किल है ना, मजबूरी है, बोलनी पड़ेगी। देखिए दो चीजें कर लेते हैं। एक हम यूसुफ क्या डील करते हैं कि ऑब्वियसली बहुत रिग्रेस होगा ये वर्ल्ड कप, ऑलमोस्ट कोई 45 डेज लॉन्ग वर्ल्ड कप यहाँ पे होगा और हम भी यहीं पे मौजूद होंगे। मैं बैटिंग सीखने की कोशिश करती हूँ और आप अंग्रेजी सीखेंगे। So let's make a deal। दोनों नहीं कर सकते। I'm sorry, दोनों नहीं सीख सकते। I think you should take your words back। You should take your words back। क्या मतलब इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे? He speaks very well। वो शर्मा रहे हैं ना। हम सीखने की कोशिश करेंगे इनसे। You know, like I think you know, यूसुफ की इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बस शर्माता है सिर्फ ये बस मुशी भाई की तरह अगर हमें आ जाए बोलना तो नहीं आती तो है, मैंने सुनी है वो तो ये है कि फ्लो चाहिए ना, वो फ्लो चाहिए थोड़ी सी। मुझे अक्सर लोग कहते हैं यार सवेरा मुशी भाई को इतनी इंग्लिश आती है, मुशी भाई से ऑरेंज या ब्लू या ग्रीन कलर की स्पेलिंग पूछो चलो। यार स्पेलिंग ना पूछो क्योंकि मैंने एन के नहीं पहनी आज। अरे ये वही बात है वो जो आपने कहा था, एक बार ईमेल पढ़नी थी। शायद एक दफा पता क्या हुआ, बड़ा फनी किस्सा है ना, स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर मैं वर्ल्ड कप कर रहा था, तो अब मेरे साथ गवास्कर बैठे हुए हैं, डेविड गावर या वो बैठे हुए थे, अपना टॉम मूडी बैठा हुआ था। अब उनको नहीं पता कि हमें बस थोड़ा बहुत अल्लाह का शुक्र है, उसकी मेहरबानी, इंग्लिश बोल लेते हैं, इतना पढ़ नहीं सकते। तो मैं उसने कहा, जो था एंकर था, उसने कहा कि वी आर कमिंग बैक एंड आई थिंक ऑल द गाइज आर सेंडिंग यू ईमेल्स टू योर फैन, यू हैव टू रीड फॉर देम and just give them an answer when you finish reading the emails। अब जब उसने ये कहा ना, मुझे समझ आ गई है तो मुझे पढ़ना पड़ जाना है। और वो ब्रेक पे गया, कहता आफ्टर ब्रेक आई थिंक ऑल द emails will be in front of you guys। I will ask producer to send all the emails to you guys and you can read and give that answer to your fans। जब उसने उन्हें ये बात की ना तो ब्रेक पे चल गया। अब मैं सूढ़ी में पड़ा हुआ हूँ, मैंने कहा क्या करूँ, मैं तो फंस गया हूँ, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। तो जब ब्रेक के बाद वापस आया, उसने कहा वेलकम बैक टू द शो अगेन। ओके फलां मूडी की बारी है, नेक्स्ट मैं बैठा था, कहता मुशी योर टर्न। अब मैंने क्या कहा, मैंने ईमेल पकड़ी, मैंने कहा चार्ल्स डू मी अ फेवर, उसका नाम चार्ल्स कॉमन था। मैं कहा चार्ल्स डू मी अ फेवर, कहता व्हाट। मैंने कहा आई फॉरगॉट माय ग्लासेस टुडे, कैन यू रीड फॉर मी टुडे, आई विल ब्रिंग माय ग्लासेस टुमारो। दिस इज सो क्यूट। आपके हिसाब से क्या एक ये सजेशन है, क्या स्क्वाड होना चाहिए? तो पहला स्क्वाड जो हमारे स्क्रीन पे इस वक्त सामने आएगा, दैट इज मुशी भाई और यूसुफ ने मिलके ये स्क्वाड तैयार किया है, और क्या स्क्वाड है इनका वो बताएंगे। मुशी भाई ऐनक पहनी भी है? आई थिंक पहनी हुई है पर दूर बहुत है।
और ये रीडिंग है और इसको तो मुशी भाई की अगर मैं टीम की सबसे पहले बात करती हूँ तो मुशी भाई और मोहम्मद यूसुफ की जी। मुशी भाई ने जो टीम बनाई है वो इमामुल हक है, फ़खर जमान, बाबर आजम, रिजवान, साउद शकील, इफ्तिखार अहमद, नवाज, शादाब, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, उसामा मीर, जमान खान, शान मसूद, अरशद इकबाल। अरशद इकबाल इज़ अ सरप्राइज फैक्टर जो कि हमें आपकी इस टीम में दिख रहा है और गालिबन अबरार नहीं है यहाँ पे। आपने जो स्पिनर्स अभी हमारे पास हैं स्पिनर्स पे आप सेटिस्फाइड है क्या नाम कि ये स्पिनर्स होने चाहिए? अरशद इकबाल की जगह हाँ सलमान अली आगा भी मुशी भाई ने, हाँ वो शायद अभी टाइम शायद लगे उसको एक्चुअली मैंने टेक्निकल रीजन से नहीं, मैं उसको इसको देखा है कि शान मसूद के स्टैट्स भी एक जो लिस्ट में बहुत तगड़े हैं और वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल सकता है, मिडिल में भी खेल सकता है, ऊपर भी खेल सकता है। तो अगर खुदा न खास्ता फ़खर की फॉर्म ऐसे ही कंटिन्यू रही, जबकि इसके लिए उसको सिलेक्ट किया कि उन पिचों के ऊपर शायद अगर फ़खर का मोमेंटम 22-20 दिन है, रिकवर करेगा, मेंटल ब्रेक मिलेगी, प्रैक्टिस करके आएगा, तो वो एक्स फैक्टर तो है ना। तो आई थिंक ये शान मसूद को एक तो लेफ्ट हैंडर के ऊपर लेफ्ट हैंडर है और दूसरा उसके पास एक्सपीरियंस है। वर्ल्ड कप में यू नीड एक्सपीरियंस। साउथ शकील आपका आया, वो अच्छा खेलता है स्पिनर को, जैसे यूसुफ बताते हैं। अरशद इकबाल का एक जो मैंने डाला है उसके लिए लंबा है और वो ला के पिच के अंदर ला के बॉल को मारता है, छोड़ता नहीं है। और उसकी वेरिएशन एंड के ओवर में यॉर्कर भी अच्छे मार लेता है और इसके पास स्लो बाउंसर भी है। तो आपकी वेरिएशन बहुत अच्छी है। शाहीन विद द न्यू बॉल स्विंग्स इट अप आगे करता है और हारिस मारता ला के बीच अपने पेस से बॉल करेगा। अरशद इकबाल जैसे जो सीमर्स होते हैं वो ला के बीच में अगर विकेट टू विकेट खींच के पटकते हैं ना बॉल, तो इंडियन पिचों के ऊपर बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपकी मिड विकेट और मिड स्क्वायर लेग और ये एक्स्ट्रा कवर जो होते हैं, ये बहुत ऐसे बॉलर के इफेक्टिव होती है अपना विकेट लेने के चक्कर में। तो आई थिंक ये अरशद इकबाल को मैंने देखा, इसकी पेस भी अच्छी है और इसकी फिटनेस भी तगड़ी है। और इसने अभी इमर्जिंग एशिया कप में ही हैज परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, वेरी वेल। बिल्कुल। सो जी अगली टीम है शाहिद खान आफरीदी, लाला की टीम। लाला ने क्या स्क्वाड का यहाँ पे ऐलान किया है वो देखते हैं। लोग असल में ना समझ जाएं, चीफ सिलेक्टर अब नहीं है लाला, ये टीम का स्क्वाड जो बताया है लाला ने वो सजेशन एक दी है सामने। बाबर आजम है इसमें, फ़खर जमान, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, सलमान अली आगा, साउद शकील, उसामा मीर, इमाद वसीम, हारिस रऊफ, जमान खान, अरशद इकबाल, हसन अली अगर फिट होते हैं और फिर शाहीन शाह आफरीदी। जी तो ये जो है ना, मतलब ये अरशद इकबाल या फिर हसन अली फिट, ये स्लैश में है ये दोनों। तो इमाद वसीम, लाला इमाद वसीम का नाम आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए सवेरा, अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा कोई टर्निंग ट्रैक हमें इंडिया में मिलेंगे, या देखिए दो किस्म के ट्रैक मिलेंगे, या सीमिंग ट्रैक मिलेंगे या बहुत ही फ्लैट ट्रैक मिलेगा हमें, ठीक है ना। और ऊपर से वेदर भी वहाँ पे ऐसा होगा कि देखें बात यह है कि आप हमारे पास ऑलरेडी स्पिनर्स थे, लेकिन इमाद वसीम क्योंकि आप कभी कभार फास्ट बॉलर जब अच्छा बॉल नहीं कर रहा होता, मार पड़ रही होती है, तो इमाद वसीम आपके लिए नए बॉल के से बहुत ही ख़तरनाक बॉलर है। साथ में इसके कुछ अरसे में हमने बैटिंग देखी है मैंने, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील की है इसके ऊपर, और इसने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा इवेंट भी होने जा रहा है, इंडिया में भी खेल रहे हैं। ये एक ऐसा प्लेयर है जो प्रेशर को हैंडल करना आता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है ये, और काफ़ी सीनियर भी, काफ़ी क्रिकेट भी खेली है। बाकी जो अरशद इकबाल है, अरशद इकबाल मुझे काफ़ी अरसे से बहुत पसंद है। लाला इमाद वसीम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2016 में साथ भी था स्क्वाड में, है ना? ही प्लेड देयर 2016 वर्ल्ड T20 इमाद वसीम प्लेड। हाँ जी बिल्कुल वहाँ पे था। और जो अरशद इकबाल की बात है वो मुशी भाई ने ऑलमोस्ट कर दी थी, मेरी भी वही था, और मैं बड़ा सरप्राइज़ हूँ कि मुशी भाई ने इस नाम को याद रखा। आई थिंक ये नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, तगड़ा है, बॉल मार के करता है, और उन पिचों पे आपको बॉलर चाहिए जो तो तगड़ा पेस से गेन करे। वरना अगर ये भी ना होता तो मुझे एहसानुल्लाह अगर फिट होता तो एहसानुल्लाह की भी बहुत अच्छी चॉइस थी। एहसानुल्लाह अगर फिट होते हैं, वाकई एहसानुल्लाह की बहुत अच्छी चॉइस थी। वो नेट्स पे बॉलिंग करते हुए तो दिख रहे हैं, मगर ऑब्वियसली अभी क्या 100% फिट हैं उसकी अभी तक जो है कहीं कोई कंफर्मेशन ऐसी पीसीबीसी भी नहीं आ रही है। मूविंग ऑन फर्दर, अनदर स्क्वाड, इरम जावेद ने क्या स्क्वाड सजेस्ट किया है वो आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे। इरम कहती हैं जी इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक,
फ़खर ज़मान को इरम ने जो है वो कहा है कि आप रेस्ट करें थोड़ी देर। बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज़, हसन अली, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, एक बैकअप जो हमें ओपनर यहाँ पे दिख रहे हैं, फ़हीम अशरफ एंड देन उसामा मीर एंड ज़मान खान। ये है इरम की स्क्वाड। इरम, फ़खर, नो फ़खर? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए फॉर्म की बात नहीं है, उनका थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है और उस पर मुझे लगता है, मेरी दुआ है कि वो जल्दी से उस चीज़ से निकल आएँ। हाँ। और दोबारा अपनी कह लें कि अच्छे अच्छे स्कोर करें पाकिस्तान के लिए। लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा सा उनको टाइम लग जाएगा। और जिस तरह की क्रिकेट और हम देख रहे हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको खेलता चले देख रहे हैं, उनके बॉलर्स भी, बैटर्स भी, तो मुझे लगता है कि शायद वहाँ पर वो स्ट्रगल करते। तो इसलिए मैंने कहा कि ज़रा अगर बाहर से वो ज़रा थोड़ा देखें तो उन्हें थोड़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी बेहतर। एक चीज़ जो मैंने आप लोगों के स्क्वाड में नोट की है, मुशी भाई, आप लोगों का स्क्वाड या लाला आपके स्क्वाड में मैं ये ढूंढना चाह रही हूँ कि क्या आप लोगों ने जो बैकअप विकेट कीपर है वो नहीं रखा? मोहम्मद हारिस नहीं है आप लोगों के। वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। उसको हारिस का इसलिए नहीं रखा कि रिजवान का है कि इंडिया इज नॉट फार फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, इट्स लाइक 1 आवर फ्लाइट एक्चुअली। मतलब ट्रैवलिंग रिजर्व हो सकता है जी। वो ट्रैवलिंग रिजर्व में ज़रूर होगा। और होना चाहिए, क्योंकि उसमें वो आप जो 3 लड़कों ने जाना है तो उसमें तो वो साथ ही होगा ना, ऑलमोस्ट वो साथ साथ ट्रैवल करते हैं। तो आई थिंक ये जो 15 का स्क्वाड है ना, इसके अंदर फिर आपको तो वही चाहिए ना, बैकअप टू बैकअप। तो आप अगर सेकंड विकेट कीपर रख लेते हैं तो आई थिंक फिर आपका एक कम्बिनेशन जो है ना, एक प्लेयर, वो फिर आपको इंजरी के अलावा फिर उसमें से खिलाना पड़ता है। वो आई थिंक वेरी टैक्टिकली, मैथमेटिकली आई थिंक दिस इज़ अ स्मार्ट मूव कि रिजर्व में उसको रख लें सेकंड विकेट कीपर को, और यहाँ पे वो रखें जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो है जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो अभी तक खबरें आ रही हैं, कल या परसों तक स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। 15 का स्क्वाड होगा और 3 ट्रैवलिंग रिजर्व साथ होंगे। सो यस उसमें वह कंजक्शन वाला जो होता है, वो जो हेलमेट पे बॉल लग जाता है कीपर को, कंकशन के, वो उसके बैकअप भी होना चाहिए ना। ये मेरा 3 ट्रैवलिंग शायद उसी वजह से हो। बिल्कुल होंगे ना, कंकशन रिप्लेसमेंट पे तो जाहिर सी बात है, और आप वो फिर कर सकते हैं कंकशन रिप्लेसमेंट। बट यस, ये है स्क्वाड सजेस्टेड बाय आवर एनालिस्ट। एंड नाउ द फुल एंड फाइनल फ्यू मिनट्स ऑफ आवर शो, आवर लास्ट शो ऑफ एशिया कप 2023, द प्रेडिक्शन टेबल। हमारे एनालिस्ट ने किया यहाँ पे भरपूर मुकाबला, जहाँ एशिया 6 टीम्स खेल रही थी, वहाँ हमारे ये सारे एनालिस्ट जो हैं वो इन एक्शन थे। क्या क्या प्रेडिक्शंस रही, प्रेडिक्शन टेबल ज़रा सामने अगर स्क्रीन पर ले आए तो आप लोग देख सकेंगे। एंड अगर तो बात करें यहाँ पे शाहिद आफरीदी एंड इरम जावेद, यानी लाला और इरम की, तो यहाँ पे हो गया लाला टाई, बिकॉज जो इरम ने, वो कहते हैं ना, पीछे से आके एकदम से ये जो आखिरी मैच में इरम ने 2 पॉइंट्स हासिल किए, जहां सब ने चुना था श्रीलंका और इरम ने चुना था टीम इंडिया। सो यस, 8-8 पॉइंट्स के साथ टाई है शाहिद खान आफरीदी एंड इरम जावेद का 13 मैचेस में से 8 इसको नहीं टाई ना करे ना जी, इसको टाई ना करे, कॉइन निकाले, टॉस करते हैं, जो जीत गया बस वो जीत गया ना, इसको टाई क्यों कर रहे हो आप? अच्छा, पीएसएल में भी मिसबा भाई के साथ मेरा टाई हो गया। हाँ। फिर मोहम्मद यूसुफ जो है वो 6 मैचेस में 2 उनके जो है सही जवाब हुए हैं। एंड देन मुशी भाई आउट ऑफ द बॉक्स 13 में से 5 पॉइंट्स आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट। इन पॉइंट्स को मैं मानते ही भाई, कम ऑन यार, मैं इन पॉइंट्स को मानते ही नहीं। पूछे क्यों? क्योंकि इसके पीछे इंसेंटिव ही कोई नहीं है। मैं अपनी तरफ से आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल द पाकिस्तानी जिन्होंने हमारा शो देखा, और जिसमें यूसुफ, जैसे शाहिद ने बात की, यूसुफ ने टेक्निक की बातें की, हमने सब ने एक्सप्रेस करने की कोशिश की अपनी टैके खड़े होकर पिच के ऊपर दिखा के, ताकि हमारे व्यूअर्स, हमारे बच्चे इस प्रोग्राम को वर्ल्ड कप में भी देखें और ये टेक्निकल चीज़ें सीख सकें जो हमें अल्लाह ने तजर्बा सिखाया। और उसके ऊपर माजरत अगर किसी का दिल दुखा मेरी वजह से, और आखिर में पाकिस्तान के बारे में हमेशा अच्छा सोचें और पाकिस्तान के बारे में अच्छी राय कायम करें, क्योंकि ये वतन हमारा है और वतन से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। गलतियाँ कोताहियाँ सब कुछ होती हैं, बट आई थिंक वी हैव टू ओन दिस कंट्री एंड दिस कंट्री नीड्स अस डेस्परेटली राइट नाउ। बिल्कुल। लाला, आपके लास्ट कुछ कमेंट्स, बस फिर हम वाइंड अप करेंगे। सवेरा एज ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ मुशी भाई का, मोहम्मद यूसुफ का, हमारे इरम का, और इसके अलावा हाफिज़ इमरान का,
और हमारा जो फाख्ता है उसका। आई मीन के सवेरा आपका ख़ास तौर पे यू डन अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह, जिस तरीके से आप चीज़ों को लेके चले हो और जितने प्रोफेशनल तरीके से हमने यहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स बताई हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी दिए हैं हमने, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से ये हमेशा पॉजिटिव यूज़ होगा। इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह दुनिया भर में जो पाकिस्तान का इमेज है किसी भी लिहाज से उसको कोई ठेस नहीं पहुँचेगी। हम अपने ऊपर तकलीफ़ ले लेंगे लेकिन इस मुल्क को कहीं पे भी दुनिया में इस समा के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हम इसको इज़्ज़त ही देंगे। इस मुल्क को हमारे स्पोर्ट से ताल्लुक़ है तो हम क्रिकेट और क्रिकेटर्स को हमेशा इज़्ज़त ही दिलवाएंगे। तो एवरीवन आई थिंक डन अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह, और सी यू सून। थैंक यू लाला जी। यूसुफ शॉर्ट एंड क्रिस्प बहुत ज़बरदस्त रहा, और मेरी तरफ से भी सबको थैंक यू। मुशी भाई के साथ, लाला के साथ, इरम, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा मज़ा आया, और जो लोग देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया जिन्होंने हमें रोज़ाना आके देखा है, और जो बातें हमने की है आई एम श्योर कि वो पॉजिटिव भी लेंगे, और कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो उसको अपनाएं भी। बिल्कुल। और जी हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इरम, सबसे पहले तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं इतने लेजेंड्स के साथ बैठ के मैंने ये सारा किया है, और जिस तरह से बताया है तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है। इंशाल्लाह ये आगे जाके भी जब तक मेरी क्रिकेट चल रही है तो इंशाल्लाह मुझे बहुत इससे कह लें कि मदद मिलेगी, और बहुत मज़ा आया। थैंक यू आप सबका, आप सबकी बहुत सवेरा, आपकी बहुत सपोर्ट रही है, आप सबकी बहुत सपोर्ट रही है, तो थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी। सो पाकिस्तान जिंदाबाद। आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बूइंग द फैमिली, फॉर बिकमिंग द फैमिली ऑफ जोर का जोड़। ये जोर का जोड़ के सिलसिले में आई है एक ब्रेक, और ये छोटी सी ब्रेक ख़त्म होगी जैसे आपको हमने बताया कि वर्ल्ड कप के साथ ये फिर से शुरू हो जाएगी। वहाँ जोर का जोड़ वर्ल्ड कप स्पेशल जो है वो आप देख सकेंगे। आपको हमने प्रोमो दिखा दिया है, जाते जाते हम फिर वो प्रोमो आपको दिखाना चाहेंगे, और उसी के साथ हम सब आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। जोर के जोड़ की जो पूरी टेक्निकल टीम है, जो पूरी प्रोडक्शन टीम है, जो पूरी ये मेरी IFB पे मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द सपोर्ट। एंड आप लोगों का सबसे सपोर्ट ज़रूरी है। आप लोग रखें अपना बहुत ख्याल। आप लोग का शुक्रिया, आप लोग का शुक्रिया। एंड जाते जाते यस, आवर वर्ल्ड कप प्रोमो वन मोर टाइम। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। सवेरा पाशा की मेजबानी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैनल बूम बूम अफरीदी, लेजेंडरी क्रिकेटर्स मुश्ताक अहमद और मोहम्मद यूसुफ के तबसरे। देखिए जोर का जोड़ 4 अक्टूबर से 20 नवंबर तक रोजाना सिर्फ समा पर।